सो वेलकम एवरीवन। और अब हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 2, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे आईसीटी के कॉन्सेप्ट। और हम इस आईसीटी के अंदर सारी चीज़ें नहीं सीखने वाले हैं। जो बहुत ज़्यादा काम करता है, जो इम्पोर्टेंट है, खाली हम वही सीखेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आईसीटी के अंदर है जो जैसा आपको बताया गया है वैसे काम नहीं करती, क्योंकि वो थोड़ी सी ओवर हाइप हो चुकी है। ओवर हाइप इसलिए होता है ना, क्योंकि जिन लोगों को कोर्सेस ही बेचना है, अब उनको जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उन लोगों को भी कुछ ना कुछ चाहिए एक्स्ट्रा, तो वो सिखाया जा रहा है। आईसीटी खुद भी सिखाया जा रहा है। अब आईसीटी के लिए काम करती होगी उसका मेरे को पता नहीं, लेकिन मैंने खुद टेस्ट करा है। काफ़ी सारे मेरे कॉन्टैक्ट में ऐसे ट्रेडर्स हैं जो कुछ चीज़ें ही ट्रेड करते हैं आईसीटी के अंदर। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो नहीं करते ट्रेड। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें ओवर हाइप कर रखी होती है। अब वो लोग आपको सिखा रहे हैं, एग्जांपल्स दे रहे हैं, बार रिप्ले के थ्रू बता रहे हैं आपको, तो उसमें ये होता है कि बेस्ट एग्जांपल आपको बताए जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल बताए जाते हैं। रियल टाइम पे जब आप करते हो तो पहली चीज़, मिलने के चांसेस कम होते हैं। वो सेटअप ही आपको मिलेगा कि नहीं, बड़ी मुश्किल से मिल जाता है। फिर उसकी विन रेशियो कम है, आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाती है। अब आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाती है तो फिर अब आप ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हो, आईसीटी का पूरा ऐसी तैसी कर देते हो कॉन्सेप्ट की। तो उससे बढ़िया है मैं आपको वही चीज़ सिखाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपको पूरा ही आईसीटी के अंदर की चीज़ें सीखनी है तो यूट्यूब पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट और सारे टॉपिक भी कवर करूँगा धीरे धीरे। और वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपको बाहर भी मिल ही जाएगी, पर यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस वीडियो के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? वैसे तो हो सकता है आपको पता हो, बट मैं एकदम ऐसा आपको कोशिश करूँगा सिखाने की, आप लोग एकदम बिगिनर हो, आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है भैया, बिल्कुल। मतलब ये नहीं कि नॉलेज नहीं है, मतलब ज़्यादा एडवांस का आपको पता नहीं है, छोटी मोटी चीज़ आपको बेसिक पता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से, फिर समझेंगे चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है। सबको पता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया पिछली कुछ वीडियोस में, मार्केट कुछ कैसे स्ट्रक्चर्स बनाता है, एक पैटर्न में काम करता है, वो चीज़ सबको पता है। ये भी सबको पता है मार्केट ऐसे जाता है ऊपर, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे डाउन आता है, ये भी सबको पता है। फिर ये भी सबको पता है कि मार्केट ऐसे जाता है ऊपर, फिर ऐसे ऐसे जाता है, या मैनिपुलेशन हो जाती है, उसके बाद मार्केट डाउन जाता है। सारे स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है, ये बेसिक चीज़ है मार्केट की। इसी के अंदर कहीं ना कहीं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर आ जाता है जब हम इनको रीड करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है मार्केट हाइज लोज बना के काम करता है, पुल बैक्स लेके। तो जब मार्केट एक हाई बनाता है फिर लो बनाता है, तो अब जब ये हाई होता है तो इस ये जो पूरा एक बना स्ट्रक्चर, इसको तो हम स्विंग बोलते हैं, ये पूरा एक स्विंग है, ठीक है। अब ये जो हाई है इस स्विंग का, तो ये हाई जब ब्रेक होता है तो इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। पूरा एक स्ट्रक्चर था, यहाँ से ब्रेक हो गया, ऊपर निकल चुका है मार्केट, इस लेवल से ब्रेक हुआ है ऊपर, तो ये हो गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। डाउन आया, फिर से मार्केट ने इसको अपसाइड ब्रेक किया, तो क्या हुआ, फिर से एक बार क्या हो गया यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मार्केट क्या करता है, डाउन साइड आता है, फिर से क्या करता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मार्केट ने फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, बट अब क्या हो गया, अब थोड़े से चेंज आ गया। अब मार्केट ना ऊपर जाने के बजाय डाउन आके, ये पिछला जो लो था, अभी तक तो हाई ब्रेक हो रहे थे स्विंग के, पर अब ये लो जो था इस वाले स्विंग का, अब लो ब्रेक कर दिया मार्केट ने डाउन साइड को। इसको यहीं छोड़ देते हैं, थोड़ी सी मार्किंग कर लेते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ मैं लिख देता हूँ, शॉर्ट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्किंग करते हुए BOS लिखते हैं, और मेरे को उसको हर जगह मार्क करने की जरूरत नहीं। ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपका क्या हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर। शॉर्ट में लिखते हैं CHOCH हम लोग इस चीज को, ठीक है। अब मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब होता है, देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का तो आपको बता दिया। चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब है जो स्ट्रक्चर्स बन रहा था, इसका करेक्टर ही मार्केट ने चेंज कर दिया, मतलब वो करेक्टर मार्केट में नहीं रहा। और करेक्टर क्या था मार्केट का, एक बुलिश यानी एक बुल रन। तो ये बुल रन एक मार्केट का करेक्टर था। अब मार्केट का करेक्टर चेंज हो चुका है। अब मार्केट ऊपर जाने के बजाय ये लो तोड़ना शुरू करेगा, और डाउन साइड को अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना शुरू करेगा, और ऐसा करके मार्केट करेगा। फिर यहाँ पे फिर से चेंज ऑफ करेक्टर होगा, ऐसा ऐसा करके मार्केट स्ट्रक्चर को रिपीट करेगा। वही जैसे मैंने आपको बताया था, ये एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर यहाँ पे फिर से ये
डाउन साइड के लिए तो एक्यूमुलेशन था, यहाँ पे मैनिपुलेशन, अप साइड का डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। सेम चीज़ें हो रही थी, अप साइड के लिए भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बन रहा था, लोअर साइड के लिए भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहे थे। ठीक है, अप साइड में भी चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, डाउन साइड में भी चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। इसी को बोलते हैं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर। बहुत ही सिंपल चीज़ है, हाइज लॉस के बीच की बात होती है। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी कोई पुल बैक आता है, मार्केट वापस निकलता है, तो वहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है। यही ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, यही चेंज ऑफ करेक्टर, इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ट्रेड कैसे लेते हैं वो आगे बताऊंगा आपको मैं। अब थोड़ी सी कंफ्यूजन आ जाती है लोगों के अंदर, यानी ट्रेडर्स के अंदर, आप लोगों के अंदर, कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और चेंज ऑफ करेक्टर में क्या फ़र्क है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी सेम ही मार्किंग होती है। तो ज़्यादा अगर मैंने जितना स्टडी किया है, मेरे को थोड़ा सी चीज़ बकवास जैसी ही लगी है कि आप इतना क्यों ही कर रहे हो, या तो चेंज ऑफ करेक्टर ही बोलो दोनों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ फ़र्क है नहीं। आप दोनों को मार्किंग करोगे, लॉजिक आखिर में वही सेम आता है। जब आप ट्रेड के लिए OTE, जब ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जब आप ढूंढते हो, लॉजिक सेम ही है, चेंज ऑफ करेक्टर का भी और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का भी। तो बहुत ज़्यादा ऐसा फ़र्क नहीं है, पर ठीक है, बताया है ICT है तो आपको मैं उसी तरीके से समझा देता हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इसको भी आप अगर MSS लिखोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाइज लोज बन रहे हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, पिछला हाई को ब्रेक नहीं किया और लो ब्रेक कर दिया। अभी यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ था, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, और यहाँ ऊपर के, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं किया, क्या छोड़ दिया ऊपर, लेकिन लिक्विडिटी। ठीक है, ऊपर इसने क्या कर दिया, बाई साइड की लिक्विडिटी छोड़ दी इसने, और इसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे गया, ऊपर आने की कोशिश की, लिक्विडिटी नहीं ली मार्केट ने, ये ऐसी कैसी पेंडिंग रहेगी आगे जाके, और यहाँ पे मार्केट ने कर दिया चेंज ऑफ करेक्टर। तो अब इस चेंज ऑफ करेक्टर को हम चेंज ऑफ करेक्टर ना बोल के लिखेंगे MSS। अरे एक सेकेंड, सॉरी, MSS, ये हो गया आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। चेंज ऑफ करेक्टर था, ये MSS है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर थोड़ा बहुत क्लोज है या विक से ऊपर गया है, नीचे गया, आप MSS लिख सकते हो, आप चेंज ऑफ करेक्टर लिख सकते हो। लॉजिक वही आता है, जब मार्केट यहाँ से वापस ऊपर आता है तो हम OTE ढूंढते हैं। ठीक है, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इतना फर्क आया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ये चेंज ऑफ करेक्टर था, ये MSS है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। चलो अब मैं आपको उसके बाद कोशिश करता हूँ चार्ट में समझाने की। सिंपल, यहीं पे हम ज़्यादा दूर नहीं जाए कि हम नॉर्मल ही मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। यहीं से हम देखते हैं चार्ट, अभी जितना हमें दिख रहा है इस चार्ट के अंदर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ये जो यहाँ से हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्यों, हाई बना, एक लो बना, ये जो लो है इसको आप मार्क करो चाहे, है ना, ये हाई है, ये लो है, इस स्विंग का हाई है, इस स्विंग का, इस स्विंग का लो है यहाँ पे। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, इसके बाद ये हाई बनाया, और अगला जो मार्केट ने लो दिया है वो हमें ये यहाँ पे लो दिया है। ठीक है, ये हाई बना है, ये लो बना है। ये जो हाई है इसका जब ब्रेक हुआ तो क्या हुआ, ब्रेक ऑफ, अरे यार ऐसा क्यों होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे ये हाई बना, क्या हुआ यहाँ पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS। इसके टाइम फ्रेम ऊपर जाएगा तो शायद यहाँ पे सिर्फ एक वीक होगी, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ भी है कि नहीं हुआ है, यहाँ पे इक्वल हाई बना है, इसमें एक डिफरेंस रहेगा। एक काम करते हैं कि इसको एक बार चेक ही कर लेते हैं कि अगर हम 4 आवर पे जाते हैं, पहले 4 आवर पे यहाँ क्या दिखेगा, ठीक है यही होगा। ठीक है, तो 4 आवर पे अगर बॉडी से देखे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, विक से देखे तो अभी बचा है यहाँ पे। इस केस में आपका जब ये हाई था लास्ट वाला, इस हाई के बाद जो आपका लो है ये वाला लो है, तो ये वाला लो को जब आप मार करते हो तो आपको दिखाई देता है कि यहाँ पे क्या हुआ है, बताओ समझो क्या हुआ है, MSS। चेंज ऑफ करेक्टर क्यों नहीं बोले, मार्केट ने अपसाइड ब्रेक ही नहीं किया। ठीक है, तो ये चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है, यही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। ये हमने मार्किंग यहाँ पे भी कर रखी है। ठीक है, बट यहाँ से मार्क करने के बाद अगर आप इसको यही चीज़ मार्क करते हो जो मैंने यहाँ पे मार्क करी है, तो
सॉरी सॉरी, ये चेंज ऑफ करेक्टर होगा फिर, ठीक है। क्यों हाई ब्रेक हुआ, इसके बाद मार्केट ने इस लो को यहाँ पे ब्रेक करा। पर आपको ये समझना है, ये जो ब्रेक होता है इस ब्रेक को भी आपको समझना होता है। जब दो कैंडल ही ब्रेक कर रही होती है तो ये मैक्सिमम केस में एक बड़े टाइम फ्रेम पे एक सिंगल वीक होती है, तो हम वही लेके चलेंगे क्योंकि चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है। ये मैं आपको समझाता हूँ। एक बार डेली टाइम फ्रेम पे चेक करते ही देखो, आप डेली टाइम फ्रेम पे होगा आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, फिर यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी नहीं हुआ, ऊपर यहाँ पे हुआ है, इसके बाद यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ ही नहीं है। और यहाँ पे एमएसएस जो हो रहा है, ये एमएसएस मैंने आपको बोल दिया अभी हुआ ही नहीं है क्योंकि विक अंदर ही है, विक नीचे अभी तक आई नहीं है। तो यही रीज़न है कि हम इसको चेंज ऑफ करेक्टर उसमें लिख रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ है। तो ऐसे ही कंफ्यूजन आप लोगों को होती है, ये दूर हो जाती है जब आप एक बड़े टाइम फ्रेम पे आके चेक करते हो। अब हम 4 आवर पे आते हैं तो हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पे अभी चेंज ऑफ करेक्टर हुआ ही नहीं। यहाँ पे एमएसएस हुआ है लेकिन विक से हुआ है। क्यों हम इसको नहीं मानेंगे, अब हम वो चीज़ समझते हैं क्यों हम इसको नहीं मानेंगे। क्योंकि ये जो कैंडल होते, मेरे को इसको चेंज ही करना पड़ेगा, रुक जाओ जरा एक सेकंड के लिए, इसकी सेटिंग चेंज करने दो मुझे। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये एक कैंडल है, फॉर एग्जांपल ये एक कैंडल है, और इस कैंडल में हम क्या करते हैं, इसकी बना देते हैं विक। परफेक्ट कैंडल है ये एक। जब एक ऐसी कैंडल बनती है और आपका ये था एमएसएस, तो आपका जब एमएसएस ब्रेक होता है और ऐसी कैंडल बनती है, इस कैंडल को मैं एक कलर बियरिश है, ठीक है, इसको बियरिश कैंडल समझो, कलर में करने रहा इतना टाइम क्यों लगाना, आप लोग समझदार हो। तो एक बियरिश कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है और ऐसी कैंडल क्लोजिंग देती है एक हेल्दी कैंडल। ऐसे क्लोजिंग नीचे हमें बिल्कुल लेवल पे क्लोज हो रहा है, नहीं, अच्छी हेल्दी कैंडल क्लोज करे। इस चीज को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमने इस वीडियो का एक टॉपिक था डिस्प्लेसमेंट, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्योंकि विक बाहर प्लेस कर चुकी है एमएसएस के, क्लोजिंग दे चुकी है, तो इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो जब तक डिस्प्लेसमेंट ना हो जाए तब तक एमएसएस वैलिड नहीं होता है, चेंज ऑफ करेक्टर भी तब तक वैलिड नहीं होता है। तो यहाँ पे जो हम एग्जांपल देख रहे थे, ये चेंज ऑफ करेक्टर यहीं पे हो जाना चाहिए था, लेकिन 1 डे टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। यहाँ पे भी हुआ ही नहीं, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। और क्यों ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है? क्यों? क्योंकि एक बढ़िया हेल्दी कैंडल, सेम जो कैंडल मैंने ऊपर बना के दिखाई वैसे ही यहाँ पे कैंडल ने क्लोजिंग बाहर दी, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो जब भी ये बड़ी कैंडल, हेल्दी कैंडल बाहर क्लोजिंग देती है, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं प्राइस का। तो वहाँ पे प्राइस यानी डिस्प्लेस कर चुका है, बाहर क्लोजिंग दे चुका है, तो वहीं पे आपके कोई भी स्ट्रक्चर होता है वो वैलिड हो जाता है। यहाँ देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, ऐसी ऐसी कैंडल्स बन रही थी, बढ़िया कैंडल बनी, हेल्दी कैंडल बनी। हेल्दी क्या है? तो बहुत ही बड़ी कैंडल है, तो ये प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट है, तो ये प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एमएसएस हुआ ही नहीं है, तो जब ये एमएसएस होगा यहाँ पे डाउन साइड, इसके बाद जब मार्केट वापस ऊपर आएगा तब हम, मैं भी नहीं बताना चाहूँगा, तब काफ़ी सारी चीज़ें होती है, हम तब हम मतलब ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री ढूंढते हैं, पीओवाई फाइंड आउट करते हैं, वो आगे सीखेंगे क्या होता है ये सारी चीज़ें। तो अभी फिलहाल इतना था इसमें कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, सारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे थे। चेंज ऑफ करेक्टर क्या है कि अगर हाई ब्रेक होता है और उसके बाद ये लो ब्रेक हो जाता है तो चेंज ऑफ करेक्टर होता है। पर आपको समझना है कि इसको फेक आउट बोलते हैं। कभी कभार आपको ये भी सोचना होता है कि, अब चलो एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ क्यों ये फेक आउट था, क्यों मुझे समझ आ जाता है। क्योंकि मैं ना अंधों की तरह नहीं देखता, जैसा आईसीटी ने बताया, अंधा नहीं बनना है, थोड़ा दिमाग से काम करोगे तो आपको चीज़ें समझ आती है। आपने बहुत छोटे से ही चीज़ें पढ़ते आ रहे हो आप, छोटे से इन द सेंस मेरा है कि बेसिक बिगिनिंग से आप ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हो कि या इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस चीज़ को। ये तो आप बहुत पहले से पढ़ रहे हो ना, बिगिनिंग से, जब से आपने ट्रेडिंग सीखी होगी, तो ये तो आप तब से सीख रहे हो। क्या है ये क्या हुआ फिर यहाँ पे, समझो क्या है ये, रेजिस्टेंस।
ब्रेक होता है, वापस आता है, क्या हुआ, सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, फिर ब्रेक होता है, क्या बनता है, सपोर्ट, यहाँ पे क्या था ये, रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे क्या बन रहा है, फिर से सपोर्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोर्ट। तो इतना तो आप उस नज़र से मत देखो जैसा आपको बता रहा है, थोड़ा सा कभी कभार एक बेसिक नज़र से भी देखना चाहिए आपको इस चीज़ को, कि कहीं वहाँ पे एक बेसिक पैटर्न तो नहीं बन रहा मार्केट का, जो एक बहुत ही बेसिक चीज़ें होती है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या करके ड्रॉ करके दिखा दिया, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, यही लेवल है यहाँ पे। तो जब भी ऐसे लेवल होते हैं, तो ऐसे लेवल पे जब इसको प्रॉपर मार्किंग करते हो इस लेवल की, तो आपको उससे भी समझ आता है कि इन लेवलों के फेक आउट भी होते हैं। तो ये फेक आउट है यहाँ पे, और ये भी एक फेक आउट ही मान के चलो फिर। तो इस तरीके से आप समझोगे तो आपको समझ आएगा कि मार्केट ने प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट नहीं किया है अभी तक, मार्केट फेक आउट जैसा ही कर रहा है। अब मैंने आपको एक चीज़ और भी सिखाई डिस्प्लेसमेंट के लिए, कि हम यहाँ से अगर इसको मार्क करते हैं, मैंने आपको बोला डिस्प्लेसमेंट जब होती तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दे रहा है मार्केट, बढ़िया क्लोजिंग हो, एक अच्छा गैप के साथ, गैप इन द सेंस अगर ये कैंडल क्लोज हुई होती ऐसे, इतनी बड़ी कैंडल जब बनी ही है, इसको और नीचे क्लोज होना चाहिए था, इसने जस्ट क्लोजिंग दी है, और फिर उसका सेकंड कैंडल तुरंत रिवर्स कर जा रही है इस लेवल के अंदर, तो फेक आउट हुआ। तो यहीं पे आपको समझ आएगा, और ऐसा भी नहीं आपको यहाँ पे एंट्री लेनी थी तो यहाँ लॉस तो होना ही नहीं है, ये तो आपको समझ भी आ जाएगा, आपको टाइम मिल रहा है बाद में देखने के लिए कि हाँ ये तो फेक आउट हो सकता है। फिर जाओ 1 डे टाइम फ्रेम पे और समझो उस चीज़ को कि फेक आउट है कि नहीं है, फेक आउट है कि नहीं है, सिंपल चीज़ है, इतना तो समझ सकते हो आप भी। ये कंफ्यूजन वाली चीज़ें नहीं है, ये बहुत सिंपल है स्ट्रक्चर को रीड करना, और इसी में मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में ये चीज़ लोगों को कंफ्यूजन होती है, इसको प्रॉपर मार्किंग कैसे करें। ऐसे कर दो बस, विक समझ जाओ, विक के बाहर जब तक क्लोजिंग नहीं हो रही तब तक स्ट्रक्चर ब्रेक ही नहीं हो रहा है, विक के बाहर जब तक फुल बॉडी डिस्प्लेस नहीं करी तब तक क्लोज नहीं हो रहा, अगर कर भी रही है तो अच्छे से डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। इतनी बड़ी कैंडल अगर बन रही है तो यहाँ पे क्लोजिंग होनी चाहिए, तब मानूंगा मैं कि हाँ प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। क्लोजिंग तो यहाँ पे भी हो रही है, पर उसके फिर फेलियर चांसेस ज़्यादा हो गए, और ये बात आपको कोई नहीं बताता। ये आपको ध्यान से सुनना, ये चीज़ आपको कभी किसी ने नहीं बताई होगी अभी तक, कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो अच्छा होना चाहिए। जितनी कैंडल इनसाइड है उसकी कम से कम 40% तो आउटसाइड बाहर क्लोज होनी चाहिए लेवल के। जैसे इसको मैंने मार्क किया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को, ठीक है, ठीक है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आपने मार्क किया। अब आप यहाँ से देखो, जितनी इनसाइड ये कैंडल, उससे ज़्यादा तो ये आउटसाइड क्लोज हो चुकी है, उससे ज़्यादा तो ये इस लेवल के ऊपर बन चुकी है, तो इसके बाद रिवर्सल तक नहीं आया किसी कैंडल का, कंटिन्यू मार्केट यहाँ तक गया है। तो पावर होती है डिस्प्लेसमेंट की, इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और ये आपको कोई नहीं बताता। तो जब भी यहाँ पे भी अगर ये ब्रेक हो रहा है तो अच्छा ब्रेक हो, एटलीस्ट यहाँ तक जाए मार्केट, तो प्रॉपर यहाँ ब्रेक हो चुका है, और यहाँ भी जब भी प्रॉपर डाउन साइड ब्रेक हो तो प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। ये चीज़ आपको सीखनी है। एक छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे धीरे धीरे, तो बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनते रहते हैं, सारे स्ट्रक्चर हर टाइम फ्रेम पे रिपीट होते हैं। मतलब अगर आपने ये स्ट्रक्चर यहाँ पे देखा है तो इससे छोटे टाइम फ्रेम पे आपको यहीं पे दिख रहा होगा, कहीं ना कहीं आपको दिखाता हूँ। ये हुआ आपका यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, छोटे टाइम फ्रेम पे जो विक्स है, छोटे टाइम फ्रेम में प्रॉपर स्विंग बने हैं, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, और ये आपका यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर, और फिर मार्केट यहाँ पे आया, कहीं ना कहीं किससे मार्केट ने सपोर्ट लिया, लेवल लिया, और यहाँ तक मार्केट वापस ऊपर आया। फिर बड़े टाइम फ्रेम का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, तो फिर बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से छोटे टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर फेल होते हैं, पर कुछ ना कुछ मूव देते हैं। तो सारी चीज़ें अंदर भी रिपीट होती है और बाहर भी सारी चीज़ें रिपीट होती है। मतलब अंदर का मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे भी रिपीट होता है और बड़े टाइम फ्रेम पे भी रिपीट होता है। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। और मैं तभी आपको ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि ये एडवांस इसमें आता है, तो मुझे पता है आपको ये ज़्यादा टफ नहीं लगना चाहिए। सारी चीज़ें आपने इतना तो पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होगी, तभी आप यहाँ पे आए हो, और फिर भी मैंने आपको बेसिक से ही समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी बकवासी चीज़ है, कुछ ऐसा मैं तो बकवासी मानता हूँ, मैंने कुछ ऐसा उसमें कंट्रीब्यूशन किया नहीं कभी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी ने। बता देता हूँ एक बार आपको क्या होता है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी।
अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, पर MSS की जगह ही होगा वो खाली। ठीक है, एक सेकेंड। तो हम ये लेके चल लेते हैं, इसी को समझते हैं यहीं पे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे से बनते आ रहे थे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था नीचे से लेके, फिर ये जो ये होगा यहाँ पे, क्यों, ये लास्ट स्विंग है हाई और ये है लो, यहाँ पे क्या हो गया आपका MSS। वैसे MSS नहीं है, चेंज ऑफ करेक्टर है, क्योंकि इसने हाई ब्रेक करा है पीछे। ठीक है, और मैं वही मानता हूँ, इसको जैसा आप चाहे वैसे लिखो, लॉजिक सेम ही होता है। तो यहाँ पे चौच हुआ। अच्छा, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी किसको बोलते हैं? कि वीक थी, वीक के बाहर क्लोजिंग हुआ और डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एटलीस्ट जो इसकी 40% कैंडल है बाहर भी क्लोजिंग किया, अच्छा डिस्प्लेसमेंट है इस कैंडल का, जो बॉडी का जो 40% है उतना तो मार्केट ने बाहर भी क्लोजिंग किया है। ठीक है, अब अगर हम मार्क करेंगे इसकी बॉडी से, जो लास्ट जो लो था, जो ये स्विंग था, इस स्विंग का जो लो था, विक से नहीं बॉडी से हम मार्क करेंगे, तो ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, CISD शॉर्ट में हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक है, ये होता है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। इसी को आगे हम एक्सटेंड करते हैं, फिर एक सेकेंड, इसको हम आगे एक्सटेंड करते हैं, और हम कुछ नहीं करते हैं, हम खाली इतना वेट करते हैं कि मार्केट यहाँ पे मतलब नीचे से आगे जाके आएगा वापस, वीक ऊपर देगा एक कैंडल के, और डाउन साइड इसके क्लोजिंग देगा, और वहाँ से हम लोग सेल साइड के लिए एंट्री फाइंड आउट करेंगे, बाकी और लॉजिक भी कंफर्मेशन भी ऐड करेंगे, और वो फाइंड आउट करेंगे साथ में ट्रेड, खाली इसी पे नहीं करेंगे, 2-3 और कंफर्मेशन भी लेंगे, जैसे प्रीमियम डिस्काउंट और ये सब होता है। आपको पता नहीं होगा भी, हो सकता है तो मैं आगे पता होगा, पर सिंपल लॉजिक इसका ये होता है कि CISD बनता है, और फिर उसके बाद हम लोग डाउन साइड की एंट्री को फाइंड आउट करते हैं जब मार्केट यहाँ पे इसको टच करता है। तो इसमें बेवकूफ़ी वाली बात मेरे को ये लगी कि इसमें और एक सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क है, सोचो। तो ये तो वही चीज़ तो मैंने कहा इसको इस तरह बताने की क्या ज़रूरत थी, यहाँ मार्किंग करो ना, जैसे ब्रेक हो रहा है यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बना दो, मार्केट आएगा तो देखते क्या है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है क्या, तो कर रहा है तो ले लो। स्ट्रक्चर आपको समझ आ ही रहा है, मार्केट यहाँ से बेरिश आ ही चुका है, स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर हो ही चुका है, तो मार्केट कहीं ना कैसे तो गिरेगा, यहाँ से नहीं गिरेगा तो फेयर वैल्यू गैप से गिरेगा, ऑर्डर ब्लॉक से गिरेगा, कहीं ना कहीं से तो गिरेगा। ये यहाँ पे लास्ट हमारा फेयर वैल्यू गैप है, तो ये फेयर वैल्यू गैप है, इसका हम जब मीन निकालेंगे तो अराउंड अराउंड ये आपका यहाँ पे मीन आ जाएगा, ये लेवल के आसपास, क्लोज बहुत क्लोज हो गया। ठीक है, तो यही चीज़ तो है, तो यहीं से मार्केट ने डाउन साइड का मूव दिखा दिया, जो कि आगे हुआ है। ठीक है, ठीक है, प्रॉपर आपको ये चीज़ का एग्जांपल भी मिल गया, ये हो गया। अब अगर आप CISD पे होते बैठे हुए तो क्या होता, इसी CISD को मैं एक सेकंड आगे लेके जाता हूँ। ठीक है, अगर आपने CISD पे एंट्री ले ली होती, यहाँ पे इसके ऊपर SL लगा लिया होता, आपका टारगेट एटलीस्ट कहीं नीचे होता, तो आपका यहाँ पे SL जा चुका होता तब तक। पर CISD पे फिर लॉजिक ये बताया जाता है आपको कि जब आप अपना SL लगाओगे तो यहाँ पे आपने एंट्री ले ली, यहाँ पे टच पे लेते हैं हम लोग उसमें एंट्री, CISD में टच पे भी लेते हैं, अगर इसके साथ फेयर वैल्यू गैप का लेवल बन रहा है, जैसे ये बन ही रहा है, तो सपोज आपने यहाँ पे ले लिया एंट्री, तो अगर आपको इसमें सेफ चलना होता है तो आप लोग एटलीस्ट जो लास्ट हाई होता है इसके ऊपर अपना SL लगाते हैं, और फिर आप एटलीस्ट 1:2 1:3, अरे ICT में तो 1:2 का मतलब ही नहीं है, वहाँ पता नहीं 1:5 10 पता नहीं कितने कितने तक लोग चले जाते हैं, पर मैं मानता हूँ 1:2 बहुत ज़्यादा होता है, इतना भी अगर आप लेके चलते हो तो आपको टारगेट मिल जाता है। जहाँ आप अपना टारगेट बढ़ाने की कोशिश करते हो तो वहाँ पे आपका SL बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो ये चीज़ होती है, बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से समझो तो CISD ज़्यादा काम करा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करा, तो ये हमेशा एक डाउट रहेगा। तो इसको ऐसा मार्क करने की ज़रूरत थी कि नहीं थी, मेरे को समझ नहीं आया। आपने CISD किया कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप का मीन भी बन रहा था, और एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल भी, अगर हम इसको यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं पीछे को, ठीक है, यहाँ तक तो इसने काम करा है, और पीछे यहीं से बनना शुरू हुआ है, ये विक्स से, इस वाली विक्स से, इस वाली विक्स से, और ये सपोर्ट बना, तो
थोड़ा सा आंखें खोल के देखो तो जो ये कॉन्सेप्ट में नाम दिए गए हैं ये बहुत ज़्यादा ऐसे है नहीं, ये सिंपल आपकी बेसिक चीज़ें, ये थोड़ा सा इसको एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो CISD को तभी मैं थोड़ा सा ऐसा मानता हूँ कि अगर आप इसको ना भी यूज़ करते तो भी आप अपना फेयर वैल्यू गैप और अपना ये सारी चीज़ों के बेसिस पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे भी एंट्री यहाँ पे आपको मिल जाती है अच्छी खासी। ठीक है, तो ज़्यादा फर्क नहीं होता है, पर कभी कभार काम करता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है CISD ने काम किया है आगे। तो यही एक चीज़ है जो CISD, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी इसको हम लोग बोलते हैं। तो चारों चीज़ें मैंने आपको सिखा दी, टॉपिक्स, चॉच, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, CISD, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यही है। ज़्यादा मैं आपको इसमें एग्जांपल नहीं देना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत सिंपल चीज़ है, ये आपको समझ आ गई होगी। मैं कोशिश कर लेता हूँ और मार्क कर लेता हूँ, एक दो जगह आपको मैं और दिखाता हूँ, एक बार और दिखाता हूँ। मैं इसको आपको रिप्ले करके नहीं दिखाना चाह रहा क्योंकि उसमें बेस्ट एग्जांपल वाली बात नहीं होनी चाहिए, जहाँ दिख रहा है वहाँ दिखाऊंगा मैं आपको। ऐसा नहीं करूँगा कि कट करके बेस्ट बेस्ट एग्जांपल दिखा दिए, इसलिए ताकि आपको रियल मार्केट में समझ आए कैसे ड्रॉ करना है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ क्या? नहीं हुआ। तो क्योंकि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, तो अब आपका जो हाई था और इसका जो लो था ये था, तो यहाँ पे क्या हुआ? अभी होगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। बट क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है? बोलो, समझो, क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है? बिगर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो वही बात आ जाएगी जो मैंने आपको बताया। अरे ये लॉजिक आपको ना, तभी तो ये एक्सपीरियंस आता है। अभी लॉजिक आपको किसी ने नहीं बताया आज तक नहीं बताया होगा कि जो कैंडल है, जब भी कैंडल डिस्प्लेसमेंट बाहर करती है तो एटलीस्ट इसका 40% तो बाहर क्लोज हो। अभी तो 20% भी बाहर क्लोजिंग नहीं हुई है, इसको क्लोज यहाँ पे होना चाहिए। बढ़िया कैंडल बननी चाहिए, ऐसी बड़ी बड़ी विक्स नहीं होनी चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ खाली। अगर आप इसको इस तरीके से समझोगे तो यहाँ पे अभी तक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ ही नहीं है। तो अब हम अगला इस लो को लेके चले गए, MSS। ठीक है, अब हम इस लो को लेके चले गए। इस लो के बाद भी देखा जाए तो मार्केट ने प्रॉपर MSS नहीं किया है। क्यों? डिस्प्लेसमेंट उस तरीके का अभी भी नहीं हुआ है। तो ऐसे केस में क्या होगा बाद में? चलो मार्केट ने मूव दे दिया, चलो यहाँ पे तो काम कर गया, तो पर प्रोबेबिलिटी कम होगी। पर मार्केट गिरा कहाँ से फिर? अब आप मार्क करोगे तो ये कैंडल ने, ये है आपका ऑर्डर ब्लॉक, काम खत्म। ठीक है, अब ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है आगे बताऊंगा मैं आपको ये सारी चीज़ें। पर यहाँ से फिर मार्केट ने एक डाउन साइड का मूव देना शुरू कर दिया। ज़्यादा बढ़िया रहता है अगर अच्छा डिस्प्लेसमेंट हो, बढ़िया डिस्प्लेसमेंट हो। अगर यहाँ पे आप CISD की बात करो, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी बढ़िया हुई है, फिर भी काफ़ी ज़्यादा बॉडी बाहर क्लोजिंग दे चुकी है। और अगर आप बॉडी से मार्किंग करोगे तो भी काफ़ी अच्छी क्लोजिंग बाहर हो चुकी है इस वाली कैंडल से। तो मार्केट वापस ऊपर आके फिर मार्केट एक अपना POI से वापस मार्केट ने फॉल कर दिया, बहुत बढ़िया फॉल दिया है। तो यही है, बिल्कुल भी मेरे को नहीं लगता कि आपको इस चीज़ में कंफ्यूजन बिल्कुल भी होना चाहिए। सिंपल है। तो ये MSS होगा, क्यों? क्योंकि ये जो हाई था ये ब्रेक नहीं हुआ, तो अब इसको हम MSS यहाँ पे मार्क करेंगे। ठीक है, ये भी MSS ही है। बस ये कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रॉपर आपको एंट्री चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट बढ़िया होगा, तो जितना बढ़िया डिस्प्लेसमेंट होगा उतना अच्छे आपको फिर एक मूव मिलेगा। बेशक यहाँ पे आपको मिल गया, पर ये मार्केट है, अनप्रिडिक्टेबल है। कभी छोटा सा कंफर्मेशन है, छोटा सा दिख रहा होता है तब भी बड़ा मूव मिल जाता है, कभी बहुत अच्छी कंफर्मेशन होती है तब भी उतना अच्छा आपको मूव नहीं मिलता। तो ये चीज़ मार्केट में होती रहती है। तो इसको अच्छा, इसी वजह से मैं आपको अभी रिप्ले करके नहीं दिखा रहा। अगर रिप्ले करके दिखाया होता तो शायद मैं यहाँ पे कट कर देता, है ना, यही तो होता। मैं यहाँ पे कट कर देता। क्यों कट कर देता? क्योंकि इस सेकंड टाइम भी इतना बढ़िया डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं, लेकिन मूव तो बहुत बढ़िया मिला है, तो मैं आपको दिखाता ही ना। मैं आपको वो दिखाता जिसमें बढ़िया डिस्प्लेसमेंट हुआ है फिर बढ़िया मूव आया है। तभी मैं आपको कट करे बिना दिखा रहा हूँ कि आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल समझ आए, बेस्ट एग्जाम्पल समझना है, सारी चीज़ें जो है मार्केट में आपको दिखाई दे। कोशिश करता हूँ एक और आपको एग्जाम्पल दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको लास्ट बारी। यहाँ से हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। तो ये यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, डिस्प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं हुआ है पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम इसको मान लेते हैं। फिर ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो हुआ ही नहीं है, वीक और बड़ी बन गई और बड़ी बन गई, और लास्ट वीक ये रह गई आपकी यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये बनता है कि ये हाई है। ठीक है, और इसके बाद आपका जो लो है वो ये लो है। तो यहाँ पे ये लो इसको हटा दो, हाई तो ये, और इस वाले का ये हाई है। ठीक है, हाई लो, हाई
लो ये वाला, उसके बाद ऊपर निकल गया। तो इस पर्टिकुलर जगह पे मार्केट ने कहाँ पे क्या किया है मैं आपको बताता हूँ। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, तो अब यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर नहीं लिखेगा, हम क्या लिखेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। लेकिन हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ लिखेंगे क्या, सोचो, जस्ट मैंने अभी आपको ऊपर समझाया। क्या हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ बनाएंगे या फिर हम यहाँ पे बनाएंगे, है ना, नहीं बनाएंगे, इसको भी नहीं बनाएंगे, इसको भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैंने जस्ट आपको ऊपर बताया स्विंग आपको ध्यान रखने हैं। स्विंग के हाईज एंड लो, हाई लो, हाई लो। तो ये जो हाई है यहाँ पे एमएसएस हुआ है, तभी तो यार, तभी तो बालकों, यही तो नहीं बताया जा रहा है आपको। यहाँ पे मार्केट दिखा देगे कि एमएसएस दिखा देगी कि यहाँ पे एमएसएस हो गया, यहाँ पे बता देगी, कुछ भी बता। मैक्सिमम वीडियोस में मैं दिखा है एमएसएस को ऐसे मार्क करते हैं, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये फिर यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और ये यहाँ पे एमएसएस हुआ। अरे स्विंग की डेंसिटी देखो, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हो, एक बार डेंसिटी देखो भाई मार्केट की। इतनी छोटी छोटी चीज़ें छोटे टाइम फ्रेम पे की विक्स है सारी की सारी जो है, इसको बड़े टाइम फ्रेम पे मार्किंग मत करो, तभी तो मार्किंग करने के बाद भी आपके ऐसे लेट होते हैं। तो इसको समझो, ये एमएसएस है। और क्या यहाँ पे एमएसएस हुआ है भाई, मैं तो नहीं मानता ये एमएसएस, क्यों, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। जब डिस्प्लेसमेंट जब तक बढ़िया से होगा नहीं, मार्केट ऊपर निकलेगा नहीं। क्यों, देखो जरा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है छोटी सी बॉडी बाहर क्लोजिंग हुई है, ऊपर से विक इतनी बड़ी बनाई है इसने, और उसके बाद मार्केट ने क्या क्या कंटिन्यू यहाँ पे बना दिया, पूरा का पूरा जोन ही बना दिया एक। और फिर उसके बाद अगर मैं आपको बोलूँ कि क्या ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि 50% से ज़्यादा कैंडल बाहर क्लोजिंग कर चुकी है। अगर मैं इसको आगे लेके जाऊँ, ये देखो 50% नहीं तो 40% तो कर ही चुकी है, मैंने आपको ऐसे ही 40% बताया। तो यहाँ से फिर आप देखोगे तो प्रॉपर मूव आया अप साइड का। अब वापस जब मार्केट आएगा यहाँ पे, क्या यहाँ से बाउंस करेगा कि नहीं करेगा, फिर उसके पीछे वो आपको बाद में बहुत सारी चीज़ें, जो वो चीज़ आपको सिखाएगी समझाएगी, वो हम आगे जाके समझेंगे। हम इससे आज डेली टाइम फ्रेम पे हम चले जाते हैं, डेंसिटी के हिसाब से हम देखते हैं। डेंसिटी क्या होता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, सब कुछ हम सीखेंगे पूरा एडवांस में। आपको ऐसी चीज़ सिखा दूंगा जो आप आईसीटी सीखते हो दूसरे से भी, लेकिन आपको वो वही चीज़ बताता है जो उन्होंने सीखी है आगे से। मैं आपको वो भी बताऊंगा जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो चुका है ट्रेड करते हुए, बहुत ज़्यादा। अभी तो मैं ट्रेड भी नहीं कर रहा, अब मैं इन्वेस्टिंग के साइड जा चुका हूँ, कैपिटल ठीक ठाक हो गया, तो अब मैं इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ। लेकिन मैंने कम से कम काफ़ी साल ट्रेड करा है। तो मैं आपको तभी बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। मैं ट्रेडिंग से ऊपर निकल गया, अब छोड़ दिया मैंने ट्रेडिंग करके, तब मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ। तो ये इस तरीके से काम करता है, छोटी छोटी चीज़ें नहीं देखनी है, बड़े बड़े लेवल, बड़े बड़े डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, बड़े बड़े स्विंग्स देखने प्रॉपर। जिस टाइम फ्रेम पे आप हो उस टाइम फ्रेम के हिसाब से देखो भाई, ऐसा होगा ये, इसको जब हम छोटा करेंगे तो ऐसे देखो, ये मत करो। गलती यही होती है, देखो यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ, गलत मार्किंग का आपको बताता हूँ क्या होता है गलत मार्किंग। कंफ्यूजन यहीं से शुरू हो जाती है। पहले तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हैं, फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आपका हुआ, फिर ये मार्क कर रहे हैं हाई, कि मार्केट ने हाई नहीं किया, फिर इसको यहाँ पे मार्क कर रहे हैं एमएसएस, इसको एमएसएस मार्क कर रहे हैं, या फिर इसको मार्क नहीं कर रहे हैं एमएसएस, तो इसको एमएसएस मार्क कर रहे हैं। और आपके पास सर ना पैर, आपको पता नहीं से एमएसएस को मार्क करने के बाद मार्केट यहाँ से क्यों गिरा नीचे, क्या पता और ऊपर चले जाता, क्या पता यहाँ तक भी नहीं आता। सर ना पैर, फिर इसके बाद लोग ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देते हैं यहाँ से, फिर इसके बाद ये समझ नहीं आया तो इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या लगे, इस वीक को ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, ये कैंडल ने बाहर क्लोजिंग दी है। क्यों, उनको पता ही नहीं डिस्प्लेसमेंट कितनी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, कितना % बाहर क्लोजिंग देना चाहिए, नहीं पता उनको। ये भी नहीं पता कि यहाँ पे अगर आप ऐसे मार्किंग करोगे तब तो फिर ये भी यहीं पे हो गया था ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, तो फिर नहीं पता, उनकी सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं है। तो फिर वो क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं, इसको चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं। ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, अच्छा ये चेंज ऑफ करेक्टर अगर हुआ तो अगर आप यहाँ से इसको मार्क करोगे और इसका बॉडी से ले लेता हूँ, प्रीमियम जोन डिस्काउंट जोन निकालोगे, और आप बोलते हो कि डिस्काउंट जोन में मैं एंट्री लेता हूँ, कहाँ पे लोगे आप एंट्री, यहाँ पे लोगे ना, इस फेयर वैल्यू गैप पे। फेयर वैल्यू गैप पता है, नहीं पता, कोई बात नहीं, जिनको पता है वो समझ जाएंगे, जिनको नहीं पता, देखो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, मुझे पता है मेरी ऑडियंस यहाँ पे कैसी है। कुछ लोग ऐसे जो आईसीटी वगैरह सब कुछ देख के आ चुके हैं,
कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल एडवांस का, जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है। तो मैं दोनों के हिसाब से बना रहा हूँ। जिनको काफ़ी चीज़ें पता है उनको भी एक्स्ट्रा चीज़ें सीखने को मिलेगी, और जिनको नहीं पता है तो डरो मत, फेयर वैल्यू गैप ये सारे नाम मैं आगे सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। उसकी टेंशन मत लेना कोई भी। पर तो यहाँ से मार्केट आया और फेयर वैल्यू गैप पे तो पहुँचा ही नहीं पहली बात मार्केट, तो वो मिला ही नहीं। और जब अगले दिन मार्केट खुला यहाँ पे खुला मार्केट, यहाँ पे कोई बाय कर लेता, पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे करते, फिर एसएल हिट करवाते अपना यहाँ पे, पता नहीं, इलॉजिकल, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन बन रहा है बंदों को। फिर अपना उसके बाद मार्किंग हो रही है, यहाँ पे ये हो गया आपका एमएसएस, मार्केट कभी आया ही नहीं वापस। अरे डेंसिटी तो देखो भाई, कौन से टाइम फ्रेम पे मार्क कर रहा हो, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हो। थोड़ा बड़े बड़े स्विंग हाइज लोस को कैप्चर करो, समझो अच्छे से मार्केट को, देखो पूरा ट्रेंड क्या है। आ जाओ 1 डे टाइम फ्रेम पे, देखो मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है। ये देखो अब ट्रेंड पे अभी अभी तो वेव, इलेड वेव जो बोलते हैं, पूरी ए सॉरी 1 2 3 4 5 ABC, यहाँ से ऐसा बन रहा है स्ट्रक्चर, समझ ही नहीं आ रहा है किसी को। अब इलेड वेव का भी अभी आपको पता नहीं होगा तो वही मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। थोड़ा ऐसे ही होता है, कंफ्यूजन से लगता है। अभी नाम ही ऐसे है कि सारी चीज़ एक साथ बोलनी पड़ती है, सारी चीज़ एक साथ बोलनी पड़ती है, एक एक करके नहीं बता सकता मैं आपको, ठीक है। देखो आप 2 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो, यही बता रहा था मैं आपको कि आप 2 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ पे आप देखते कि इसने तो बाहर क्लोजिंग दी थी जो विक्स थी, यहाँ पे भी, यहीं पे आपका हो चुका है, फिर यहीं पे आपका हो चुका है, पता नहीं क्या क्या हो चुका है। तो फिर भी विक्स बन रही है। अरे यार इस तरह नहीं मार्केट को समझना, आप छोड़ो, मेरा अपना सर दर्द हो जाएगा ये चीज़ देख के, क्योंकि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अच्छे से डेंसिटी मार्क करनी है, प्रॉपर मार्किंग करनी है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है, 1 आवर टाइम फ्रेम एंट्री के लिए या 15 मिनट एंट्री के लिए, और 1 डे पे देखो एक बार जाके कि प्रॉपर क्या स्विंग है, कौन सा स्विंग है, कौन सा क्या चल रहा है मार्केट का, ट्रेंड क्या है, कौन सा फेज है मार्केट का, ये सारी चीज़ों को स्टडी करो तो आपका काम हो जाता है। सो ख़त्म हो गया शायद, इतना ही है। चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एमएसएस, डिस्प्लेसमेंट, सीआईएसटी, ख़त्म हो गया, ठीक है। यही चीज़ें हैं, आगे हम धीरे धीरे और चीज़ें समझेंगे। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जब मैं बताऊंगा ओटीई, तो मैं आपको बता दूंगा कि इन पे फिर ट्रेड भी कैसे लेते हैं। अभी तो ये भी चीज़ें हैं, अभी आगे तो कोर्स में आपको मैं कुछ ऐसा भी बताऊंगा कि जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, आपको एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ, मजा आएगा आपको। ये हुआ यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहीं से रिवर्स करेगा, इसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मेरे पास उसकी भी ट्रिक है, देखो जरा यहाँ पे मैंने क्या किया। ये एक तरीके से टीजर है, टीजर दे रहा हूँ मैं आपको। अब इसको ले आते हैं बॉडी पे एकदम, ये थी बॉडी इसको लगाते हैं यहाँ से, इसको लगाते हैं इसके बिल्कुल जस्ट ऊपर, इसको लगाते हैं एकदम इसके ऊपर एक सेकेंड, इसको बस लगाना बढ़िया से पड़ता है एकदम करेक्टली एक सेकेंड, थोड़ा सा नीचे, ठीक है। और कुछ छूट तो नहीं गया इसमें बीच में, ये कैंडल छूट गई है ना, थोड़ा सा इसको हल्का सा ऊपर ले जा लेते हैं, अराउंड अराउंड आ गया। अब जो ये यहाँ पे आ रहा है, ये जो जोन आपके पास आ रहा है, इसी जोन से मार्केट ने क्या किया, फेक किया, वापस आया, फिर यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस बना, मार्केट ने उसके बाद यहाँ तक का मूव दिया, फिर से वापस यहाँ पे आया, इसी के जोन के नीचे क्लोजिंग दिया, यहाँ तक का मार्केट ने मूव दिया। तो आप इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से जो ये बीओएस यहाँ पे हुआ है, जो कि प्रॉपर बीओएस वैसे विक से हुआ है,
पर हम लोग जब मार्किंग करते हैं इस चीज़ की, तो ये बेसिकली कुछ एक कंसेप्ट है राइज एंड फॉल का। ये फॉल होता है तो राइज निकालने के लिए हम फॉल को ऐड ऑन करते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा सप्लाई डिमांड के अंदर, ठीक है। ये सप्लाई डिमांड का कंसेप्ट है, तो इससे भी आप पता कर सकते हो कि मार्केट कहाँ से गिरने के चांसेस है। बहुत ज़्यादा ऐसा 100% नहीं है, पर काफ़ी हद तक आपको एक चीज़ समझ आ जाती है कि कहाँ से मार्केट गिर सकता है। एक बार आपको एक एग्जांपल मैं और दिखा देता हूँ। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का होगा खाली, यहाँ तो शायद ये चेंज हो। हाँ, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ये छोटा सा, इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक लाए, ये छोटा सा हो गया। ये एक फॉल है छोटे छोटे, तो इनको ऐड ऑन करके ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही होगा, इतना ही हो गए, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो अब इसको लाते हैं हम यहाँ पे बॉडी पे लगाते हैं, इसके ऊपर लगाते हैं, तो आपके पास ये एक और लेवल निकल के आ गया। ये गया यहाँ पे फेक आउट किया, फिर डाउन साइड मूव दिया। तो एक छोटे टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे ये स्वीप जो हुआ है, जो मतलब इस जोन के बाहर मार्केट आया फिर फेक किया, तो यहाँ पे आप इस वाली कैंडल पे एक सेल साइड की एंट्री प्लेस कर सकते थे छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से। यहाँ पे भी इसने वही काम किया है। अगर आप देखोगे लेवल इतना स्ट्रांग है कि मार्केट ने इसको आगे भी काम किया है। तो ये कहाँ से निकल के आया, यहाँ से निकल के आया, इस छोटे से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर से, जो कि यहाँ पे हुआ है। लेकिन हम जब मार्किंग करते हैं तो हम यहाँ पे करते हैं। तो ये कुछ अजीब चीज़ है जो आपको अजीब लग रही होगी, लेकिन आपको दिख रहा है कि कुछ तो काम सा कर रहा है ना। तो ये वही चीज़ है, ये वही चीज़ है। और ये राइज एंड फॉल इसको बोलते हैं। ये भी मैं ऐसी चीज़ें भी आपको आगे सिखाऊंगा इसके अंदर, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। आगे हम जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पे नाम लिए ना, फेयर वैल्यू गैप, OTE, राइज एंड फॉल कॉन्सेप्ट, तो ये सब मैं आगे सब कुछ सिखाऊंगा। कोई टेंशन मत लो, हो सकता है वीडियो धीरे धीरे बने। ऐसा भी हो सकता है आप लोगों ने कोर्स ज्वाइन कर लिया है और सारी वीडियोस अभी तक आई नहीं है, पर जितना भी कोर्स है पूरा आएगा। और जिन्होंने एक बार ये कोर्स ले लिया है, तो जब इसमें जितने टॉपिक्स हो सब खत्म हो जाएंगे, उसके बाद भी इसमें वीडियोस आती रहेगी कुछ ना कुछ, जो मैं नया डालूंगा, ठीक है। जब तक मैं डाल पाऊंगा तब तक आता रहेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो इस टेलीग्राम चैनल पे। सो ठीक है, इस वीडियो का एंड करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक ICT का कवर अप करेंगे।